नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लखनऊ और देहरादून के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू, 8 घंटे 20 मिनट में पूरा सफर। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई वर्चुअली हरी झंडी, सीएम धामी ने जताया आभार। सीएए लागू होते ही उत्तराखंड में भी अलर्ट, देहरादून, नैनीताल समेत कई शहरों में पुलिस की नजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया इसे अभिनंदनीय कदम। उत्तराखंड में आप और कांग्रेस को झटका, आपके पूर्व प्रत्याशी अजय जायसवाल ने बीजेपी की ली सदस्यता। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंकिता पाल ने भी थामा कमल। बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की समीक्षा बैठक, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाने में टिहरी जिला नंबर 1, दूसरे नंबर पर देहरादून, हालांकि कई जिले अभी पीछे। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, झोंकेदार हवाओं के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में बर्फबारी की संभावना। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीच आज से वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई और ट्रेन का शुभारंभ किया। अब सप्ताह में 6 दिन चलने वाली लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे 20 मिनट में ये सफर पूरा करेगी, जबकि अन्य ट्रेन यही दूरी तय करने में करीब 11 से 12 घंटे लेती हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। देश को एक से बड़ी एक सौगातें दी हैं। लगातार विकास की जो रेल है वो सरपट पटरियों पर दौड़ी है, विकास तेजी से दौड़ा है। उस क्रम में आज 85,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। हम उत्तराखंड के अंदर भी अनेक नई हमारी यहाँ से ट्रेनें प्रारंभ हुई है। लाल कुआं से अमृतसर के लिए हुई है, दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, टनकपुर से देहरादून के लिए चली है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। वहीं ये सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, उसी को देखते हुए अन्य लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे रहे हैं। विकास आगे बढ़ा है, भारत की पहचान देश दुनिया के अंदर बड़ी है, वैश्विक पहचान बड़ी है, मान सम्मान और स्वाभिमान हर भारतवासी का बड़ा है। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और प्रचंड बहुमत से बने। उस क्रम में आज अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और सब लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही ये कानून देश भर में लागू हो गया है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सीएए के लागू होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम धामी का कहना है कि सीएए एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिस प्रकार से धारा 370 समाप्त हुआ और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। अयोध्या में भारत राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। इसी प्रकार से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
ये कानून पीड़ित लोगों के लिए बनाया गया था। इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद। देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। इसी प्रकार से बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे, फारसी थे, बौद्ध थे, जैन थे, उन सभी को, सिख थे, उन सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये उनकी सुविधा के लिए बनाया था। जो पीड़ित थे, जिनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उन सभी को भारत में इस कानून के बन जाने से यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी जीत तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 17 मार्च तक प्रदेश के सभी विधानसभाओं में चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव टोली की बैठक आयोजित की जाएगी। उनका कहना है कि 5 लोकसभा सीटों को लेकर के चुनाव की तैयारी की जा रही है। विधानसभा स्तर की चुनाव समिति और चुनाव टोली को लेकर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी बैठक की जा रही है। उनका कहना है कि कार्यकर्ता पूरे मिशन के साथ में लगे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर जीतेगी और प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाएगी। कि हमारी प्रदेश की चुनाव टोली और प्रबंधन समिति की बैठक हमारी हो चुकी है। लोकसभा के स्तर की भी हो चुकी है। अब हमारी विधानसभा स्तर की जो चुनाव प्रबंधन समिति है और जो विधानसभा की कोर टोली है, उसकी बैठक के लिए हमारे प्रदेश के पदाधिकारी उन बैठकों को ले जाएंगे। 17 तारीख तक हमारी ये बैठकें सब स्थानों पर, सब विधानसभा पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर हमने कार्यक्रम की रचना बनाई है। शक्ति केंद्रों में हमारे बूथ की जो 11 की टोली है, उसी शक्ति केंद्र में उनको बुलाया गया। 5 बूथ हैं तो 55 लोग आएंगे। इस प्रकार शक्ति केंद्र की बैठक, और उसमें एक प्रकार से आगामी दिनों के अंदर बूथ के करने कार्य, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। करण महरा ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने आज तक भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया है। साथ ही कहा कि दूसरी तरफ बीजेपी सांसद बयान दे रहे हैं कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सके। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय देश के संविधान को भारी खतरा है, क्योंकि बीजेपी के सांसद ही इस बात को कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में 400 का संख्या पार करते ही हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे, और ये बड़ी चिंता का विषय है। इस समय देश को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है कि जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक मैपिंग की भी आवश्यकता इस समय आ रही है, क्योंकि हमारे नीति निर्धारक जो कांग्रेस के विचारक हैं, उनका ये मानना है कि देश के 99.50% से ज़्यादा लोग भागीदारी में पीछे हैं। एक विशेष वर्ग ही और कुछ ही जातियाँ ऐसी हैं जिनका सारी चीज़ों में कब्जा है। वहीं आर्थिक रूप में अगर आप देखें, देश के कुल 24 लोगों में 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ़ किए हैं। देखिए, जब मुद्दा विहीन कोई दल हो जाता है, इतना बड़ा दल है, बिना तथ्यों के जब बात बोलता है, भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बदलने की कुवत किसी पे नहीं है। देश के संविधान की रक्षा करने वाला दल हमारा भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के कालखंड से ही है। आखिर वो दिन भूल गए थे, इमरजेंसी लगाई जा रही थी, संविधान की धज्जियां उड़ रही थी, उस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? हमने उस कालखंड में भी संविधान रक्षा के लिए हमारे नेता जेलों में गए, उन्हें अत्याचार से, और आज जो लोकतंत्र का संविधान मजबूती के साथ खड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें और बल मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सितारगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अजय जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। जो जनप्रतिनिधि वहां से जुड़े और आज
बंगाली समुदाय के अनेकों जनप्रतिनिधि, आप जैसे हमारे अजय जायसवाल जी हैं, आप चेयरमैन रहे हैं शक्ति फॉर्म के, और ऐसे इनके साथ बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी बहन अंकिता पाल, अभी मूलतः पिथौरागढ़ की हैं और यूथ कांग्रेस की महासचिव है। आज उन्होंने संस्था ग्रहण की, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि हम धीरे धीरे हर लोकसभा जो हमारा लक्ष्य था 5 लाख से लोकसभा जीतना, उस क्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी देखिए, मैं सबसे पहले आज अजय जायसवाल जी और अंकिता बहन का, हमारी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोनों जनप्रिय नेता भी रहे हैं। अजय जायसवाल जी हमारे शक्तिगढ़ नगर पंचायत के चेयरमैन रहे हैं और इंडिपेंडेंट चेयरमैन रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जीतना कितना मुश्किल होता है। और 2022 में आम आदमी पार्टी से ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे सितारगंज से, और 12,800 वोट के आसपास ये ले गए थे, जो कि सेकंड हाईएस्ट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी कैंडिडेट वोट ले गया था, उसमें सेकंड हाईएस्ट यही थे। मैं इनका धन्यवाद करता हूं, इनके साथ आए वो समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। सच बताऊं तो वास्तविक तौर पर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज मेरे गले में भगवा रंग का पट्टा लग चुका है, और जो कहीं ना कहीं हमें हिंदुत्व हमारे अंदर जगाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में आप देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात हो रहे हैं। वहाँ पर कोई अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वहाँ पे सिर्फ एक दूसरे को नीचे दिखाने की राजनीति की जा रही है। हम लोग अभी बहुत स्टार्टिंग अभी हमारा है, तो हमें चाहिए कि कोई हमें समझे और हमारे साथ चले। तो आपको पता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी युवा लोग बढ़ चढ़कर भाजपा जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मंगलवार को रामनगर में रामनगर विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ पैठ पड़ाव क्षेत्र में विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद किया गया। हालांकि अभी बीजेपी हाईकमान द्वारा पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। कार्यक्रम में मौजूद दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि शीघ्र ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। पार्टी हाईकमान पौड़ी सीट पर जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, पार्टी कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ अपने प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ जीत दिलाने का काम करेंगे। पूर्ण चुनाव लड़ेगा, इसलिए हम अपना कार्यालय भी खोल रहे हैं, अपने कार्यक्रम हम सब पूरे कर रहे हैं। जो भी आएगा भारतीय जनता पार्टी का ही कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता आएगा, और हम सब लोग कमल के साथ वाले हैं, उसके विचारों से जुड़े वाले हैं, उसकी नीतियों से जुड़े वाले लोग हैं। नहीं, जो हमारे पार्टी संगठन के जो नित्य कार्य हैं और जो हमारे आवश्यक कार्य हैं वो लगातार पूरे 5 साल चलते रहते हैं। और प्रत्याशी चूंकि चयनित होना है तो वो कोई बड़ा प्रक्रिया नहीं है, वो हो जाएगा, लेकिन संगठन अपना कार्य करे। इस लिहाज से हमारे जो संगठन के कार्य हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं, और हमारा आज ये कार्यालय खुल गया है। और पूरे प्रदेश के अंदर हमारे लोकसभा में जो हमारे चुनाव कार्यालय विधानसभा के अंदर खुलने हैं वो 80% से ज़्यादा खुल चुके हैं। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी।
मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा चलते हैं यूपी के लखनऊ की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ये सर अलॉट हो सकता है, ये सब उसके साथ ही है सर। बनाने के लिए, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए। सीधा चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर राज्यवर्धन सिंह प्रेस वार्ता कर रहे हैं। उनको काफी कुछ सिखा सके। राजस्थान रॉयल्स के राजस्थान में आने से, राजस्थान रॉयल्स के राजस्थान में खेलने से न केवल हमारा मान बढ़ता है, हमारा स्वाभिमान बढ़ता है जब ये जीतते हैं, पूरे राजस्थान के हर एक नागरिक का पूरा समर्थन राजस्थान रॉयल्स को रहेगा, बट इस प्यार और इस स्नेह और इस राजस्थान की जनता के आशीर्वाद के लिए राजस्थान रॉयल्स भी पूरी तरह से कमिटेड हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू सर। एंड फैंस में बहुत एक्साइटमेंट भी है इस बार जयपुर के लिए। मिस्टर बादशाह, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन सर ने ऑलरेडी इस पे टच अपॉन किया है, बट हाउ वुड यू से अ टूर्नामेंट लाइक द आईपीएल कैन बेनिफिट द ओवरऑल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम इन द स्टेट? Thank you very much for passing the ball, Ranjit. But first of all, I just want to say what a privilege it is to meet Colonel Rajyavardhan Singh Rathore. Cricket is basically played by 12 main countries at the moment. Of course, cricket is very popular around the world, but when it comes to an Olympian, it is almost every country in the world that takes part, and you're competing with the best across such a large multitude of sports persons. As my father always reminded me when I was young, playing World Cups and everything is very good,
but the pinnacle of sport will always remain the Olympics. So to meet an Olympian, a medalist, and what struck me when I spoke to the Honourable Minister was that he has also spent a life of true service, first in the military, which is one of the highest forms of service, then serving the country in terms of a sporting career, and now in terms of politics and social service. So it's a great privilege to meet you, sir. In terms of answering the question, वहीं सरकार द्वारा जनता के लिए बनाई गई योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति काम करती है, जिसने अपनी समीक्षा बैठक में पाया कि प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जो आज भी सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करवा पाने में पीछे हैं। पहले नंबर पर टिहरी जिला योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाने में शामिल है, जबकि दूसरे नंबर पर देहरादून और तीसरे नंबर पर उधम सिंह नगर रहा है। बाकी जिलों में अपने कार्यशैली में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। जिला द्वितीय आया है और उधम सिंह नगर जिला तीसरे स्थान पे रहा है। लगभग कुल मिलाकर 16-17 विभागों के 30 से 32 जो योजनाएं चलती हैं, उन जिलों का जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर किस प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है, उस क्रियान्वयन में वहाँ लगे अधिकारी कर्मचारी उसको सही प्रकार से धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, यह रैंकिंग रिपोर्ट बताती है। मुझे लगता है कई विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है, कई विभागों को अपने काम में सुधार लाने की आवश्यकता है। लगातार इन सब बातों पर हम कोशिश कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में अच्छे परिणाम आएंगे। रुड़की के खंजरपुर गांव के सरकारी स्कूल से शर्मनाक कर देने वाला मामला सामने आया है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक पर 13 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में गांव के ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शिक्षक को कोतवाली लेकर आ गई और शिक्षक से पूछताछ में जुट गई। वहीं छात्रा के परिजनों ने बताया कि उनके द्वारा कोतवाली में तहरीर दे दी गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मामला यह है कि ये जो मास्टर है ये पहले भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर चुका। आज जो लड़कियों ने जो बताया है, बच्चों का मामला है, देखो नाबालिग बच्चे हैं सारी। अब ये मास्टर हरकतें उन्हें डराता था, धमकाता था, उनके साथ जो है छेड़खानी करता रहता था। आज ये मामला हमारी इन अशोक भाई के बच्चे के साथ हुआ, उसके उन्हें गले गुले पे काटा उठा भी। वो लड़की घर भाग के उन्होंने अपने पिताजी को बताया, माँ को बताया, तब जाके इसका संज्ञान हुआ। किस तरह का रोष है आप लोगों में? रोष बढ़िया है, ठीक ठाक है। इसे मार पिटाई नहीं करने दी आज हमने, नहीं तो सब पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था। पूरे गांव की इच्छा थी कि इसे जूते। पुलिस का कहना है इसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है। लक्सर से खबर है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। साथ ही विधायक और सांसद को भी आड़े हाथों लिया है। साथ ही कहा कि वो लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाएंगी। बता दें कि लक्सर ब्लॉक में पिछले 23 दिनों से अपनी मानदेय बढ़ाई जाने जैसी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य का बहिष्कार कर धरने पर हैं। तो आज उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि इतने दिन से हम लोग बैठे हैं तो हमारे बीच क्यों नहीं आ रहे? क्या चुनाव के टाइम पे उन्हें वोट लेने हमारे घर घर नहीं आना है? हमारी समस्याओं के बीच में नहीं आ रहे हैं, वो तो कब आएंगे हमारे लिए? क्यों उन्हें हमें विधायक और सांसद बनाए जाते हैं? वो इसीलिए तो बनाए जाते हैं कि कल के दिन हमारी कोई समस्या हो तो वो हमारे बीच आ सके, हमारी समस्या को सुने। और हम बस ये चाहते हैं कि अब ये जो चुनाव होने वाला, अगर हमारी मांगें वृद्धि नहीं होती, हमारी मांगों पे कोई सुनवाई नहीं होती है, तो हम पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करें। हमारा जो है धरने का 23वां दिन है, लेकिन सरकार हमारी सुध ही नहीं ले रही है और इतनी अन्य घोषणाएं तो कर रही है, इतनी अन्य घोषणाओं पे पैसा बर्बाद कर रही है, लेकिन उन्हें आंगनवाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं कि जो लगातार 23 दिन से धरने पे बैठी हुई हैं। बाकी जो हमारी प्रक्रिया है वो कहीं तक नहीं पहुंची सरकार की नज़रों में। हम जहां थे वहीं के वहीं हैं। हमें आचार संहिता भी लगती है तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे, अपने सेंटरों पे बैठ के करेंगे। दूसरा, हम सरकार का बहिष्कार करेंगे, हम नोटा दबाएंगे। हमें ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो महिलाओं का क्या करती हैं, महिला सशक्तिकरण कर रही हैं, लेकिन 1% भी नहीं हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है? डीलरों का काम हमें थमा दिया, बीएलओ का काम हमें थमा दिया।
फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।